नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, जिसमें आपको पहले 6 बजे की 6 तस्वीरें दिखाते हैं और उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। पहली खबर, जहां निवेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अफसरों के साथ आज चर्चा की और कहा कि निवेश के लिए एक एक निवेशक से बात करें और जो प्रस्ताव हैं उन्हें जमीन पर उतारें। दूसरी तस्वीर, दूसरी खबर लखनऊ की है, जहां लखनऊ में अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया और 68,000 सहायक शिक्षक भर्ती चयन लिस्ट को रद्द करने से नाराज अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें बाहुबली अतीक की पत्नी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है उस याचिका को जिसमें जमानत की अर्जी दी गई थी। चौथी खबर, याकूब की 30 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है और जल्द ही इस पर कार्रवाई हो सकती है। पांचवी खबर, पांचवी तस्वीर को आप देखेंगे तो ये चूंकि पहाड़ में उम्मीदों का बजट है और धामी सरकार ने 77,000 करोड़ का बजट पेश किया। छठी खबर, आजम खान के स्कूल पर प्रशासन का ताला लगा है, यानी आजम खान पे और शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 बजे की ये 6 बड़ी खबरें हैं जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। और लखनऊ से शुरुआत करते हैं, जहां अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती चयन लिस्ट रद्द होने से अभ्यर्थी नाराज हैं और नाराज अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव भी किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेजा और शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर भी अभ्यर्थियों ने यहां पे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए। तो अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पे अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं में युग बदलने की शक्ति है और आज लखनऊ में इन अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कईयों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए। तो अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पे अखिलेश यादव ने कहा कि युवा में युग बदलने की ताकत है। वो सरकार को घेरते नजर आए। तो लखनऊ में अभ्यर्थियों ने हल्ला बोला, यहां विरोध प्रदर्शन किया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती चयन लिस्ट रद्द होने से ये अभ्यर्थी नाराज हैं और एक बार फिर ये सड़क पे उतरे। नाराज अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस ने अभ्यर्थियों को इको गार्डन में रोका। कईयों को यहां पे हिरासत में भी लिया गया। और नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस खबर पे। नीलेश, एक बार फिर अभ्यर्थी सड़क पे दिखाई दिए, अखिलेश यादव सरकार को घेरते नजर आए, ये प्रदर्शन हुआ, कईयों को हिरासत में भी लिया गया। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो कहीं ना कहीं फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ। जिस तरीके से हाईकोर्ट में सख्त रुख अपनाते हुए जो है आरक्षण को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं जो लगातार आज लखनऊ के अंदर कई जगह हुए देखे गए। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का भी घेराव किया। इस बीच देखा गया कि जो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह है वो बिना अभ्यर्थियों से बातचीत किए हुए निकल गए थे। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावी पैरवी नहीं की है कोर्ट में, जिसके कारण अब उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि जिस तरीके से आरक्षण की सुविधाएं जो अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। अब कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो आरक्षण वाले अभ्यर्थी थे उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया, उन्होंने अखिलेश यादव से भी जो है मदद करने के लिए न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही साथ अगर हम आज के लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय हो, बीजेपी दफ्तर हो, उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री का आवास हो, इन तमाम जगहों पर अभ्यर्थियों ने एक साथ जो है विरोध प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर अभ्यर्थियों की नोकझोंक भी पुलिस कर्मियों से हुई है। अब देखना होगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको किस तरीके से राहत देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करती है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री संदीप सिंह लगातार ये कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बेहतर सुविधाएं, बेहतर तरीके से नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। उसके बाद अगर आज 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी थे वो विरोध प्रदर्शन करें तो उसके बाद शिक्षा मंत्री का क्या कुछ रुख रहने वाला है। हालांकि इस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जब प्रदर्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि जब भी उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं को मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ उनकी
आवाज को भी उठाने का काम विपक्ष के जो नेता हैं वो करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको किस तरीके से राहत मिल पाती है। लेकिन नीलेश, इतनी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी यहाँ पे उतरे, अभ्यर्थी सड़क पे उतरे, कईयों को हिरासत में भी लिया गया। क्या सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कोई नुमाइंदा इनके बीच नहीं गया, इनसे बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए या उन्हें कोई विकल्प देने के लिए? देखिए, जब हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करते हैं और जमकर नारेबाजी वहां पर होती है, अपनी मांगों को लेकर जो है अभ्यर्थी अपनी जगहों पर डट जाते हैं। उसके बाद जब संदीप सिंह अपने आवास से बाहर निकलते हैं तो इन अभ्यर्थियों से मुलाकात किए बिना, इन अभ्यर्थियों की मांग सुने बिना ही वो अपने आवास से निकलकर चले जाते हैं, जिससे साफ होता है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि शिक्षा मंत्री को उनकी बात सुननी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश सरकार जहां लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या दूसरे जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्र है उनमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके उनको नौकरी दिलाने की बात हो। ऐसे में शिक्षा मंत्री का जो ये रवैया है शिक्षकों को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली है। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री को जहां अभ्यर्थियों के साथ इस समय खड़ा होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इसकी मांगों को दरकिनार करके अपने आवाज से निकल गए हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पे उतरे और विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। अगली खबर मेरठ से है, जहां पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है और 30 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने चिन्हित की है। याकूब कुरैशी की अब तक 29 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है और इन संपत्तियों में 33 लग्जरी वाहन भी शामिल हैं। तो शहर के आसपास पौष इलाके में हैं याकूब कुरैशी की संपत्ति और मीट पैकेजिंग मामले में याकूब समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज था और पुलिस ने याकूब की अवैध मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की थी और अब और शिकंजा जो है वो कसने की पूरी संभावना, चूंकि अब याकूब कुरैशी की संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अतुल हमारी संवाददाता। अतुल, याकूब की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, कई जो संपत्तियां हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। देखिए राजेश, पुलिस ने लगभग 30 करोड़ की ज्यादा की संपत्तियों को, याकूब कुरैशी की जो संपत्ति है उनको चिन्हित किया है, जिसमें 29 पौष इलाके में जो आवासीय मकान है, जो फैक्ट्री है, जो स्कूल है, उनको चिन्हित किया है। साथ ही इसी के जो 33 गाड़ियां हैं, जो लग्जरी गाड़ियां, उनको भी चिन्हित किया गया है। लगातार देखा जाए तो याकूब कुरैशी पर मेरठ पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार देखा जाए तो याकूब कुरैशी सहित 14 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई में अभी तक पुलिस कर चुकी है, जिसके बाद मेरठ पुलिस ने अभी तक की अगर बात की जाए तो लगभग 29 संपत्ति ऐसी है जो मकान, कॉलोनी और जो प्लॉट है उनको चिन्हित किया है, जिनकी कीमत लगभग 30 करोड़ से ज्यादा अभी तक सामने निकल के आ रही है। पुलिस का मानना है याकूब कुरैशी को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए लगातार पुलिस सख्त से सख्त एक्शन ले रही है। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर पहले भी याकूब कुरैशी के जो मकान है उस पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने जो सामान है उसको भी जब्त किया था। उसके बाद अब 30 करोड़ की संपत्ति और जब्त पुलिस करने जा रही है। यानी पूरी तरह से याकूब का जो आर्थिक साम्राज्य है उससे चोट पहुंचाने की कोशिश है, जो गलत तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति थी। और अब भी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है और आने वाले वक्त में इन्हें भी इनके जब्तीकरण का जो कार्य है, जो जब्त की जाएगी, कुर्क की जाएगी, ऐसा होने की पूरी संभावना। जी, मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा है कि जिस तरह से याकूब कुरैशी ने अपने बाहुबली दम पर और काली कमाई से अर्जित संपत्ति इकट्ठा की थी, उन पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। एक टीम लगातार काम कर रही है। जो याकूब कुरैशी की संपत्ति है उनको चिन्हित किया जा रहा है। लगातार देखा जाए तो मेरठ पुलिस पहले भी जो संपत्ति है, जो मकान है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, जहां लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो अच्छा काम करा रही है उसका स्वागत है, पर किसी चीज का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमारा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, उसका प्रदेश का सम्मेलन था, उसके पदाधिकारियों की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर हम आए थे। हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन बन रहा है, बन चुका है और 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जा रहे हैं। वो पाठ कराने जा रही है, कराए, अच्छी बात है, कोई इसके अंदर बुराई नहीं है, लेकिन उसका जो ना मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। अच्छा काम है, प्रदेश के अंदर होना चाहिए। और भी मजहब के लोग इसके अंदर रह रहे हैं, उनके भी त्योहारों को मनाना चाहिए। ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन इसका राजनीतिकरण अगर वो करना चाहते हैं,
इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं तो वो गलत है। बहुत समाजवादी पार्टी के, जो मैं समझता हूँ शायद समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना मुद्दा है। हमारी पार्टी का इससे कोई ना समर्थन था ना हमारी, हम सब इन चीज़ों में उलझना चाहते हैं। हमारी पार्टी जो है वो किसान की, मजदूर की, अल्पसंख्यक की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम उनके मतलब हम इन सब चीज़ों में पढ़ना। और मधुमिता हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को हरिद्वार जेल शिफ्ट करने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अमरमणि त्रिपाठी अपने राजनीतिक रसूख के दम पर 2012 से ही गोरखपुर पीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर रह रहे हैं और आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में उम्र कैद की सजा काट रहा दोषी 62% जेल के बाहर ही रहा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। 12 से अभी तक अमरमणि और मधुमणि ये दोनों लोग गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, जो नियम संगत नहीं है। इसके अलावा हमने कई बार शिकायतें करी लेकिन कोई सुनवाई है नहीं। अपने रसूख के दम पे यह इंसान यहाँ रहता है। और तो इसके अलावा जो गोरखपुर का प्रशासन है वो अमरमणि मधुमणि का कैरेक्टर बता रहा है कि इनका कैरेक्टर अच्छा है और ये बराबर जेल में रह रहे हैं। तो मतलब गलत रिपोर्ट उत्तराखंड प्रशासन को भिजवा रहे हैं ये लोग। और 62% से अधिक जेल के बाहर रहने के बाद भी ये लोग मर्सी की बात कर रहे हैं, सज़ा माफ़ी की बात कर रहे हैं। जब इन्होंने सज़ा ही नहीं पूरी करी है तो सज़ा माफ़ी की बात कहाँ से आई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उत्तराखंड का कैदी है। उत्तराखंड का जब कैदी है, अधिकार ही नहीं है गोरखपुर के प्रशासन को, तो ये जो हम कागज़ लाए हैं इसमें स्पष्ट है कि ये गोरखपुर के जेलर, इनको सबको ये किस तरीके से, किस बेस पे अमरमणि मधुमणि का आचरण बता रहा है, किस दबाव में, किसके कहने पर उत्तराखंड प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। 2000 तो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि पर बड़ा आरोप यहां पे लगाया गया और उन्होंने कहा कि वो अपने रसूख का फायदा उठा रहा है। रसूख के चलते 62% जेल से बाहर रहने का आरोप लगाया गया। और खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया अतीक के भाई अशरफ की याचिका पर सुनवाई टली है और सीजेएम कोर्ट में पुलिस की तरफ से नहीं दाखिल हुई आखिरी रिपोर्ट। और 18 मार्च को कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोर्ट में पेश होने की गुहार लगाई और कोर्ट में फिजिकल पेशी की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किए जाने की गुहार लगाई है। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले में बरेली जेल में ही बयान दर्ज करने की भी मांग की है। तो जेल से प्रयागराज कोर्ट पेशी के लिए लाए जाने के दौरान अनहोनी की आशंका जताई है और बरेली जेल में बंद है माफिया अतीक का भाई अशरफ। और उमेश पाल हत्याकांड मामले में साजिश रचने का अशरफ पर भी आरोप लगा है। तो अशरफ को अपने एनकाउंटर का भी डर है, अनहोनी होने का भी डर है। और हमारे संवाददाता विवेक पांडे प्रयागराज से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, अशरफ जो है उसे कोर्ट से झटका भी लगा है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपनी पेशी की याचिका दायर कर रहा है और अनहोनी का डर जताया जा रहा है कि रास्ते में कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जितने भी अपराधी हैं वो उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर और एक भय का माहौल। उन्होंने अपने सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कोर्ट में ये अपील की थी कि हमारी जो कॉन्फ्रेंसिंग हो, हमारी जो पेशी हो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट अभी इसका टाल दिया है और उसके बाद अभी 18 तारीख को इसका फैसला सुनाएगी कोर्ट और उसमें सुनेगी, उसके बाद सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। और जहां तक अशरफ की बात है, आज अशरफ की पत्नी जैनब, उन्होंने भी यूपी एसटीएफ पे निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हमको हमारे हस्बैंड को बाहर ले आया जाएगा या यूपी ले आया जाएगा तो कहीं न कहीं मुठभेड़ के बहाने या किसी न किसी बहाने इनकी हत्या कराई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो एक डर है माफियाओं के दिलों में भी, अपराधियों के दिलों में, जेल में जो बंद हैं, जिनका कभी खौफ, कभी नाम चला करता था, आज उनके अंदर भी योगी का खौफ है कि क्योंकि गलत कर रखा है। कई जगह एनकाउंटर भी हुए हैं, कईयों को ढेर भी किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। जो जेल के भीतर हैं उनमें भी डर है एनकाउंटर का।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए वो तमाम मुहिम चला रही है, चाहे वो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो राजू पाल हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो उनके घरों को गिराने, बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो, चाहे वो उनको मुठभेड़ में मारने की बात हो, तो ये एकदम स्पष्ट है जो अपराधी हैं, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बाहर हो, उन एकदम स्पष्ट जिस तरीके से उनको अंदेशा है कि अगर हम अपराध किए हैं तो हमको इसकी सजा कहीं ना कहीं मिलेगी जरूर। उत्तर प्रदेश सरकार हमको बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी डर सता रहा है जेल में कि अगर उनको रोड के रास्ते इलाहाबाद या प्रयागराज ले आया जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर उनका इनकाउंटर न कर दिया जाए या कहीं कुछ इस तरीके की घटना न हो जाए जिससे इनमें उनकी जान चली जाए, तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनकी जो बातें हैं वो कोर्ट वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। चूंकि यहाँ पे अब एक के बाद एक कई झटके अतीक परिवार को लग रहे हैं और बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी कोर्ट से झटका लगा है, जहां सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर की है और शाइस्ता परवीन की अर्जी पर 17 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले में नामजद एफआईआर के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए यह अर्जी दी गई थी और फरार शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनाम तब घोषित किया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें साबिर नाम के शूटर के साथ शाइस्ता परवीन दिखाई दी। उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले दावा किया गया कि वो साबिर के साथ थी और उसके बाद से ही पुलिस को शाइस्ता परवीन की तलाश है। वो फरार है, 25,000 का इनाम भी घोषित है। अब उसकी मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कानपुर के पनकी के इंडस्ट्रियल एरिया चौकी के पनकी हाईवे पे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए। मृतक 3 स्टार प्लास्टिक फैक्ट्री के कर्मचारी थे और फैक्ट्री मालिक ने कर्मचारी को डिलीवरी के लिए भेजा था। मृतक के परिजनों ने इंडस्ट्रियल एरिया चौकी में हंगामा किया। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री में ताला लगा के वहां से फरार हो गया। और मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स की वसूली के लिए अनोखी कार्रवाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल नगर निगम के अधिकारी ने सीलिंग के बदले बकायेदार का मोटरसाइकिल अपने कब्जे में ले ली और कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि समर गार्डन में एक बकायेदार पे लाख रुपए से ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया था जिसमें उसको छूट भी दी गई थी और समय सीमा भी समाप्त हो गई थी। नियमों के अनुसार उसके घर की सीलिंग होनी थी लेकिन घर पर जाने का रास्ता सीलिंग के हद में आ रहा था, इसलिए सीलिंग ना कर उसकी चल संपत्ति के रूप में मोटरसाइकिल को नगर निगम ने कब्जे में लिया। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिवंगत पूर्व शहर विधायक संजीव राजा के घर पहुंच के परिवार को सांत्वना दी और कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ और बहुत ही जुझारू नेता संजीव राजा के निधन होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ और इस कारण वो पहले यहां नहीं आ पाए थे। आज अलीगढ़ आना हुआ तो सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ पहुंचे और यहां पे दिवंगत पूर्व एमएलए संजीव राजा के घर पहुंच के परिवार को सांत्वना दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। और अलीगढ़ पहुंचने पे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया और सबसे पहले वो यहाँ दिवंगत जो पूर्व विधायक हैं संजीव राजा उनके घर गए, परिवार को सांत्वना दी और काफ़ी देर तक वहाँ मौजूद रहे। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के बिंदौरा चौराहे के पास दर्दनाक हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक और 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हुई। दोनों युवतियों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और तीनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से गोंडा बस जा रही थी और तीनों ये उस तरफ जा रहे थे, तभी बस की चपेट में आ गए। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अमेठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे के राजेश मसाला फैक्ट्री के पास बदमाशों ने देर रात दुकानदार पे हमला बोल दिया। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके अपने बेटे के साथ घर जा रहा था, तभी 2 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और शोर मचाने पे आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। अब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।